हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, बहुत सारे टाइम से हमारी क्लास नहीं हो पाई है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अभी क्या कोशिश करेंगे रेगुलर क्लास लेने की, लेकिन उस प्रकार से जैसे हम लेते थे ना, उस प्रकार से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी टाइमिंग की प्रॉब्लम चल रही है और साथ में सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिस कारण से वो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ मैटर उसी प्रकार का देने वाला हूँ और थोड़ा सा मैं पढ़ाने का तरीका भी चेंज करने वाला हूँ। जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से पूरी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। ज़्यादा समय हम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी की बात करें तो ये आपके देखिए फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत अलग से पूरा का पूरा चैप्टर है वो दे रखा है, सेकंड ग्रेड में दे रखा है, और जो भी आप पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ में 12th वाले या नीट की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जेनेटिक्स की हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, भाई ये जेनेटिक्स शब्द किसके द्वारा दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स शब्द है ये किसने दिया था, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रख लेना भाई, जेनेटिक्स शब्द है ये दिया गया था बैटसन के द्वारा। विलियम बैटसन है इनका पूरा नाम। जो आप साथ साथ में नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना भी सकते हैं और साथ में लिख भी सकते हैं भाई। विलियम बैटसन के द्वारा सर्वप्रथम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी शब्द है ये दिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है भाई आनुवंशिकी होती क्या है, तो ये भी जरूर याद रख लेना भाई। आनुवंशिकी में हम क्या करते हैं, तो आनुवंशिक संबंधित याद रख लेना। आनुवंशिकी का मतलब होता है वंशागति एवं विविधताओं का अध्ययन। विभिन्नताओं का अध्ययन। आनुवंशिकी का मतलब क्या होता है भाई, आनुवंशिकी के अंतर्गत हम वंशागति यानी कि हेरिडिटी और विभिन्नताओं यानी कि असमानता या फिर कह सकते हैं वेरिएशंस, इनका विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। तो एक नया क्वेश्चन आ गया भाई, ये वंशागति क्या होती है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो एक बार ये लिख देता हूँ, थोड़ा सा आराम से समझना भाई इस चीज़ को। इसको हम कहते हैं हेरिडिटी कह देते हैं, ठीक है ना, हेरिडिटी। समय जरूर लगेगा लेकिन हर चीज़ आपकी क्लियर करूँगा यहाँ पे, ये जरूर याद रख लेना। हेरिडिटी या वंशागति, और हेरिडिटी या वंशागति का मतलब क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का ट्रांसफ़र होना या स्थानांतरण होना। जैसे आप लोग देखते होंगे भाई, हमारे कुछ लक्षण होते हैं हमारे दादा दादी परदादा या मम्मी पापा से मिलते जुलते होते हैं, तो ये लक्षण हमें पिछली पीढ़ी से चल के आए ना, तो इसी कारण से लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना वंशागति कहलाता। तो ये भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाई, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना क्या कहलाएगा, वंशागति कहलाएगा। वेरी वेरी भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना ये हेरिडिटी। अब क्वेश्चन आ जाता है भाई, हेरिडिटी शब्द किसने दिया था, तो ये भी तो किसके द्वारा दिया गया होगा हेरिडिटी शब्द, तो ये भी याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये भी। हेरिडिटी शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था, वंशागति शब्द। तो आप याद रख लेना, एक स्पेंसर नामक साइंटिस्ट आते हैं, स्पेंसर नामक एक वैज्ञानिक आते हैं जिनके द्वारा ये हेरिडिटी शब्द वो दिया गया था। तो हमने बात कर ली भाई वंशागति, तो वंशागति का मतलब क्या होता है भाई, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना वंशागति कहलाता है। ठीक है, अब देखिए विभिन्नताएं क्या होता है, तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो विभिन्नताओं के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर बता देता हूँ। विभिन्नताओं का मतलब होता है वेरिएशंस, ठीक है ना। विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है, वेरिएशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। इसको हम समझ लेते हैं भाई, यहाँ पर विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है। तो देखिए भाई, आप देखते होंगे कि अपने मम्मी पापा हैं और उनकी संतान हुई, आप दो भाई बहन हैं, आप दोनों भाई बहनों के
सभी जो लक्षण है वो समान थोड़ी हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा आपकी शकल सूरत में या बनावट में। शारीरिक रूप से आपने देखा होगा, भाई बहन को देखते हैं तो एक भाई लंबा होता है, एक भाई बोना होता है, या बहन बोनी होती है। ये जो डिफरेंस मिलता है ना, इन्हें हम विभिन्नताएं कहते हैं। तो लिख सकते हैं भाई, एक जाति के दो भिन्न भिन्न सदस्यों में, या फिर कह सकते हैं एक जनक से उत्पन्न होने वाले दो भिन्न सदस्यों में जो अंतर होता है, जो असमानता होती है, वो विभिन्नताएं कहलाती है। तो लिख लीजिए भाई इसको भी, एक ही जाति के विभिन्न या भिन्न सदस्यों, एक ही जाति के भिन्न या विभिन्न सदस्यों के मध्य आने वाली असमानता, आने वाली जो असमानता है, डिफरेंस है, वो आपका क्या कहलाएगा? विभिन्नता कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना ये चीज़ें, और ये आगे आपके काम आने वाली है। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वर्ड आते हैं, उसको समझ लेते हैं। और जेनेटिक्स ये आया कहाँ से, इसके फादर किसे कहते हैं, वो चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद में हम विभिन्नताएं और वंशागति का एक डायग्राम के माध्यम से इस पूरी चीज़ को हम क्लियर करने वाले हैं। तो पहले तो देखिए, आनुवांशिकी की बात करते हैं हम। आनुवांशिकी, राइटिंग पे मत जाना भाई, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखते हैं तो इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है भाई आनुवांशिकी के अंतर्गत कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द मैंने बता दिया किसके द्वारा दिया गया। जनक आपसे पूछे तो जनक हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। याद रख लेना भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, एक क्वेश्चन ये आ जाता है भाई, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो ये भी लिख लीजिए, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी याद रख लेना भाई, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक हम कहते हैं विलियम बैटसन को, विलियम बैटसन को कहते हैं। विलियम बैटसन को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने आनुवांशिकी शब्द दिया था। आगे हम बात करते हैं भाई, एक शब्द और आता है, प्रायोगिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो ये भी लिख लीजिए, चलते हैं तो यहीं पे ये भी क्लियर कर लेते हैं। प्रायोगिक आनुवांशिकी, प्रायोगिक आनुवांशिकी का जनक, ये पूरा नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे जनक लिख देता हूँ, आनुवांशिकी ऊपर लिखा हुआ ना। तो प्रायोगिक जो जनक हो जाएगा आनुवांशिकी का, एक्सपेरिमेंटल फादर, ये हो जाएगा आपका भाई मॉर्गन हो जाएगा। और फुल नाम लिखेंगे तो टी.एच. मॉर्गन लिख सकते हैं, इसको हम टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन हो जाएगा। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर अध्ययन किया था, इसके बाद मॉर्गन ने बहुत सारे प्रयोग दिए थे भाई, तो मॉर्गन के बारे में भी अभी हम बात कर लेते हैं। चलो अभी इसी के साथ में ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी मॉर्गन आ गया तो एक बार यहाँ पर मॉर्गन के बारे में भी पता कर लेते हैं। टी.एच. थोड़ा ब्रीफली करते हैं, क्योंकि आगे इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे भाई। मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, ओके भाई। टी.एच. मॉर्गन की बात करें तो इसे हम प्रायोगिक आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया था भाई। अगर क्वेश्चन पूछ ले इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, तो याद रख लेना भाई, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, फल मक्खी जिसे कहते हैं, उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। ओके, प्रयोग करके इन्होंने क्या दिया था, एक तो याद रख लेना भाई, इन्होंने जीन सिद्धांत दिया था, जीन थ्योरी प्रतिपादित की थी, जीन सिद्धांत, जीन सिद्धांत दिया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, एक तो गुणसूत्र सिद्धांत याद रख लेना, सटन और बाविरी के द्वारा दिया गया था, और जीन सिद्धांत पूछे तो टी.एच. मॉर्गन हो जाएगा। ओके, एक सहलगनता सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया था, ये भी याद रख लेना भाई, सहलगनता सिद्धांत, आगे पढ़ेंगे इसको हम डिटेल से, सहलगनता सिद्धांत, जिसे हम लिंकेज थ्योरी कहते हैं भाई, लिंकेज थ्योरी।
सहलगनता सिद्धांत, ये भी याद रख लेना। एक जीन विनिमय और सहलगन जो शब्द है ना, ये दोनों शब्द भी इसके द्वारा दिए गए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, और एक हो जाएगा आपका सहलगनता शब्द। जीन विनिमय और सहलगनता शब्द जो हैं, ये शब्द किसके द्वारा दिए गए? टी.एच. मॉर्गन महोदय के द्वारा दिए गए थे। ये थोड़ा से ध्यान में रख लेना। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान में रख लेना, जो क्रिस क्रॉस वंशागति है, जो आगे आपको बताने वाला हूँ, तो क्रिस क्रॉस वंशागति को समझाने वाला वैज्ञानिक भी कौन था? टी.एच. मॉर्गन था। तो ये भी याद रख लेना भाई, क्रिस क्रॉस वंशागति। क्रिस क्रॉस वंशागति को समझाने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ये आपका था टी.एच. मॉर्गन। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर याद रखनी है आपको, वो क्या है कि इन्होंने ड्रोसोफिला पर प्रयोग करके आनुवांशिक मानचित्र तैयार किया था भाई, जेनेटिक मैप तैयार किया था, जेनेटिक मैप, जेनेटिक मैप तैयार किया था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जेनेटिक मैप, आनुवांशिक मानचित्र तैयार किया था किसने? टी.एच. मॉर्गन ने। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें देखिए टी.एच. मॉर्गन में इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर प्रयोग किया था, फल मक्खी जिसे कहते हैं, जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सहलगनता सिद्धांत को समझाया इन्होंने। और याद रख लेना, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर और सहलगनता, लिंकेज, ये शब्द टी.एच. मॉर्गन के द्वारा दिए गए। क्रिस क्रॉस वंशागति को समझाई और जेनेटिक मैप वो तैयार किया था। जेनेटिक मैप के बारे में टी.एच. मॉर्गन ने बताया था। एक मिनट, इसके बाद में देखिए आगे हम बात करते हैं। टी.एच. मॉर्गन के बाद में एक वैज्ञानिक और आता है जिसे ए गेरोड कहा जाता है। ए गेरोड, ये ए गेरोड, गेरोड कौन थे भाई? ये इंपॉर्टेंट है भाई, मानव आनुवांशिकी के जनक कहते हैं इन्हें, लिख लो यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव आनुवांशिकी। आज सिर्फ हम बेस तैयार करेंगे, कल से पूरी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपकी। मानव आनुवांशिकी जनक कौन हो जाएगा भाई? मानव आनुवांशिकी जनक हो जाएंगे ए गेरोड हो जाएंगे, या सिर्फ गेरोड भी याद रख सकते हैं, ए गेरोड या गेरोड, सिर्फ ये याद रख सकते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे हम मानव आनुवांशिकी का जनक भी कहते हैं, साथ साथ में जैव रासायनिक आनुवांशिकी का जनक भी कहते हैं। तो ये भी याद रख लेना भाई, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, जैव आनुवांशिक जैव रासायनिकी जनक, जैव रासायनिक आनुवांशिकी का जनक। आनुवांशिकी का जनक, ये भी याद रख लेना। ठीक है ना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, पूछा गया है। मानव आनुवांशिकी का जनक ए गेरोड हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया था? एल्कोप्टन यूरिया, आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है, उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था ए गेरोड ने। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए भाई। आनुवांशिकी का जनक, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया? बैटसन ने। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी का आधुनिक या मॉडर्न फादर हो जाएगा विलियम बैटसन। एक्सपेरिमेंटल फादर हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन। और टी.एच. मॉर्गन ने क्या क्या किया वो मैंने बता दिया। मानव आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो ये ए गेरोड हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार एक लीनियर डायग्राम के माध्यम से जो वंशागति है ना, इसको हम क्लियर कर लेते हैं भाई। आनुवांशिकी की थोड़ा सा हम डायग्राम बनाते हैं और उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं अच्छे तरीके से, जिससे कई चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर जो महत्वपूर्ण शब्द आते हैं आपके जेनेटिक्स में, वो हम क्लियर करने वाले हैं। पहले यहाँ पर लिखते हैं हम आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। राइटिंग पे मत जाना भाई, क्योंकि जल्दी लिखते हैं तो थोड़ा सा आप सभी को पता भी राइटिंग कैसी आती है। आनुवांशिकी, और आनुवांशिकी के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया किसका अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी में अध्ययन करते हैं हम एक तो वंशागति का और एक विभिन्नता का। तो इधर लिख देते हैं वंशागति।
वंशागति को मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। वंशागति शब्द स्पेंसर ने दिया था और वंशागति होती क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो है भाई आपका आनुवंशिकी के बाद में हम बात करें तो यहाँ पर विभिन्नताएं हो जाएगा, वेरिएशंस हो जाएगा, विभिन्नताएं, ठीक है। और विभिन्नताएं जो होती है ना ये कई प्रकार की होती है भाई। राइटिंग में टेढ़ा लिख दिया क्या, चलो सीधा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। विभिन्नताओं को हम आगे क्या करते हैं, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं भाई। विभिन्नताओं को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, एक मिनट रुकना। देखिए हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर विभिन्नताएं कितनी प्रकार की होती हैं और कौन सी विभिन्नताएं किससे आती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आती है भाई विभिन्नताएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती है। एक तो कायिक विभिन्नता, एक तो हो जाएगी कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नताएं होती हैं एक तो, और एक हो जाएगी आपकी जननिक विभिन्नता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जननिक विभिन्नताएं। एक हो जाएगी जननिक विभिन्नताएं और एक होगी कायिक विभिन्नताएं, ठीक है ना। और फिर आगे हम बात करते हैं ये जो कायिक विभिन्नता ना, इसको थोड़ा सा समझना भाई। कायिक विभिन्नता जो होती है, कायिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कायिक कोशिकाएं होती हैं ना, उनमें जो भिन्नताएं उत्पन्न होती है जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो, तो वो हो जाएगा आपका कायिक विभिन्नता। लेकिन सामान्यतः हम बात करते हैं तो ये आगे स्थानांतरित नहीं होती है भाई। कायिक कोशिकाओं में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं ये आगे ट्रांसफर नहीं होती है, तो ये आप लिख सकते हैं कायिक कोशिकाओं में ये कायिक कोशिकाओं में होती है। कायिक कोशिकाओं में उत्पन्न, कायिक कोशिकाओं में उत्पन्न विभिन्नताएं क्या हो जाएगी, कायिक विभिन्नताएं हो जाएगी। और इनकी वंशागति नहीं होती है, ये याद रख लेना, वंशागति नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कायिक विभिन्नताएं जितनी भी हैं इनकी वंशागति नहीं होती है। जबकि जननिक विभिन्नताओं की हम बात करें तो जननिक विभिन्नताओं की वंशागति होती है भाई, आप सभी को पता है। जननिक कोशिकाओं के अंतर्गत होती है, ये याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। जननिक कोशिकाओं में, जननिक कोशिकाएं कौन सी होती है, जो जनन में भाग लेती है, जैसे कि हमारे वर्षण हो गए और महिलाओं में जो होता है अंडाशय हो गया, जननिक कोशिकाओं में होती है। जननिक कोशिकाओं में होती है और जननिक कोशिकाओं में होती है और इनकी वंशागति होती है भाई, वंशागति होती है, ये याद रख लेना, वंशागति होती है, ठीक है। अब इसको आगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये डिवाइड करते हैं भाई संचरणशीलता के आधार पर। मतलब इसका जो आगे ट्रांसफर होता है ना, उसके आधार पर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला भाई, आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना यहाँ से बनेगा। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कायिक विभिन्नता स्थानांतरित होती है या नहीं, या फिर वंशागति होती है या नहीं, तो एक तो ये पूछा जा सकता है। और एक आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जननिक विभिन्नताएं कहाँ किस में उत्पन्न होती है, तो जननिक कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। और इसको संचरणशीलता के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं भाई। और दो भाग कौन कौन से होते हैं, पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा सतत जननिक विभिन्नताएं, सतत जननिक विभिन्नताएं। अगर किसी प्रकार का डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, पूरी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ आपको। एक इतना बड़ा इतनी भाई व्यवस्था भी नहीं है कि आप बड़े बड़े बोर्ड पे मैं पढ़ा सकूं, क्योंकि जो हमारे पास है चीज़ हम उसी में आपके लिए ये मैटर लेकर के आए हैं। और आप सभी को पता है कि कितना अच्छा शानदार मैटर मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, जो लगातार हमें देख रहे हैं उन सभी को पता है भाई।
असतत जननिक विभिन्नताएं, असतत जननिक विभिन्नताएं। साथ साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं भाई। सतत जननिक विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है? जो लगातार होती है भाई। सतत जननिक विभिन्नताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार होती है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर लगातार, नियमित रूप से, लगातार वंशागति होती है कि लगातार वंशागति, ऐसा लिख सकते हैं हम। लगातार वंशागति होती है, बिना रुके होती है भाई, तो ये सतत विभिन्नताएं हो जाएगी, सतत जननिक विभिन्नताएं हो जाएगी। अब कई बार ना इसका कारण पूछ लेता भाई, ये सतत जननिक विभिन्नताएं हैं, ये किस कारण से उत्पन्न होती है, तो ये कारण पूछ लेना, तो ये क्वेश्चन है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और ये पूछा जा सकता है। ये होती है जीन विनिमय के कारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवन के कारण उत्पन्न होती है कौन सी विभिन्नताएं? सतत जननिक विभिन्नताएं। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं असतत की, तो ये लगातार नहीं होती है, मतलब ये असतत रूप से होती है, रुक रुक करके क्या होता है, इनका संचरण होता है, रुक रुक करके वंशागति, लगातार नहीं होता, ये मान सकते हैं, रुक रुक कर वंशागति होती है, रुक रुक कर वंशागति होती है। और इसका अगर आपसे कारण पूछ लेना, तो कारण क्या बताओगे? उत्परिवर्तन बताओगे भाई। इसका कारण क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, उत्परिवर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उत्परिवर्तन हम डिटेल से पढ़ेंगे, हमें अलग से टॉपिक दे रखा है। और उत्परिवर्तन में भी पूछे आपका तो बिंदु उत्परिवर्तन हो जाएगा, बिंदु उत्परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। जो भी आपका डाउट है आप यहाँ पर बता सकते हैं, कोई भी समस्या तो आप कमेंट करके बता देना, आपकी हर चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी जाएगी। अब आनुवांशिकी से संबंधित कुछ परिभाषित शब्द आते हैं, उन शब्दों की हम बात कर लेते हैं भाई। उसके बाद में हम मेंडलिज्म पे चलेंगे, मेंडल के बारे में पढ़ेंगे भाई। आनुवांशिकी शब्दों की बात करते हैं, और शब्दों की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए भाई जीन क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस क्वेश्चन होता है, जीन क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीन होती क्या है? आपने जीन तो सुना है, बट जीन होती क्या है? अब कुछ स्टूडेंट इसका आंसर देंगे भाई, जीन जो होती है डीएनए का एक भाग होती है। लेकिन क्या संपूर्ण डीएनए का भाग होती है? तो एक बार इसको हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं भाई। जैसे ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए है भाई, इसको हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। जीन क्या होती है? तो डीएनए का मतलब क्या होता है? डीएनए का मतलब होता है भाई न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको, और ये न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है, ये मान सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और इसमें क्या होते हैं? ये पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, ये तो सब जानते हैं आप लोग। न्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में तो पता है भाई, डीएनए के अंतर्गत एक बार देख लीजिए डीएनए में क्या होता है भाई। डीएनए में आप सभी को पता न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा भाई? 3 घटक होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। एक तो आपकी हो जाएगी शर्करा, एक आपके नाइट्रोजनस बेस हो जाएंगे, नाइट्रोजनस क्षारक, और एक फॉस्फेट समूह हो जाएगा। तो ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिलकर के डीएनए बनाते हैं। ये चीज़ें हम डीएनए की जब आणविक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखेंगे ना, आणविक जैविकी, उसके अंदर बात करेंगे भाई इसकी। ये याद रख लेना, डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ये आता है कि भाई जीन क्या होती है। हमने लिख दिया भाई यहाँ पर, जीन जो होता है ये डीएनए का भाग होता है। तो डीएनए का भाग कौन सा होता है? डीएनए का भाग कौन सा होता है, ये हमें पूछा है भाई। ये इतना पार्ट होता है, 1 मिनट, ये क्या कर दिया हमने, 1 मिनट रुकना भाई। ओके, ये इतना होता है, या फिर ये इतना भाग होता है, या फिर ये पूरा डीएनए का कौन सा भाग होता है ये? तो आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाएंगे, कि मान लीजिए ये डीएनए का भाग है, ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। ये वाला जो भाग है ये प्रोटीन बना रहा है, ये प्रोटीन बना रहा है। और ये जो भाग है ये प्रोटीन नहीं बनाता, ये प्रोटीन नहीं बनाता। इसका मतलब अब जीन हम किसे कहेंगे? अब तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा
कि डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है वो जीन कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लिख सकते हैं भाई, डीएनए का वह भाग, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण, वैसे सामान्यतः आपने डेफिनेशन यही पढ़ते हैं भी डीएनए का भाग क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, लेकिन ये नहीं होता। आप ये याद रख लेना कि डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। आपने सुना होगा भाई, हमारे जितने भी लक्षण होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार लक्षण हो, जैसे मेंडलिज्म में लंबाई और बोना, जैसे टॉल और जो ड्वार्फ होता है, वो लक्षण वो जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो वो जीन सीधे ही थोड़ी कंट्रोल करती है, वो क्या करेगी, पहले प्रोटीन का निर्माण करेगी, वो प्रोटीन उनका कंट्रोल करेगी, है ना। तो वही होता है हमारे अंदर, जैसे हाइट है तो हाइट वो सीधी जीन थोड़ी कंट्रोल कर रही है। हमारे डीएनए में, डीएनए का जो भाग है वो क्या करेगा, एक प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन क्या करेगी, हमारी हाइट का कंट्रोल करेगी। जैसे ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ हार्मोन होता है, वो प्रोटीन ही होता है, हार्मोन एक, और उसका निर्माण कौन करेगा, एक जीन के द्वारा होता है। यानी कि उस ग्रोथ हार्मोन का निर्माण एक जीन के द्वारा होता है। तो मतलब वो जीन क्या कर रही है, प्रोटीन बना रही है, और वो प्रोटीन क्या करेगी, हमारी हाइट का कंट्रोल कर रही है। तभी तो हम कहते हैं भाई जीन है वो लक्षणों का कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। कैसे, प्रोटीन का निर्माण करके। तो हम इसके डेफिनेशन दे सकते हैं भाई, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और यहाँ से शब्द आता भाई, ये जीन है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, जीन शब्द ये किसके द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में रखना है भाई ये चीजें। जीन शब्द दिया गया था जोहानसन के द्वारा, ये याद रख लेना भाई। जोहानसन, जीन शब्द ये जोहानसन के द्वारा दिया गया था। जबकि जीन को कारक किसने कहा था, ये भी याद रख लेना। जीन को कारक कहा था मेंडल ने कहा था, जीन को कारक मेंडल ने कहा था। ये दोनों ही चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है। कभी जीन को, जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था, और जीन को कारक किसने कहा, तो ये मेंडल ने कहा था। जीन को कारक मेंडल ने कहा था। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई किसी प्रकार की समस्या तो ज़रूर बताना, ठीक है। आगे देखिए भाई, आगे हम बात करते हैं, जैसे आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं भाई, जैसे यहाँ पर मैंने ये डीएनए बना दिया, ठीक है, ये डीएनए बना दिया मैंने, और डीएनए का हम बात करते हैं, एक तो ये इतना भाग है भाई, एक मिनट, ये वाला जो भाग है, एक ये भाग है, ये हमने इसको टुकड़ों में कर दिया, एक ये भाग है और एक ये है। ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। इसमें देखिए ये जो दूसरा भाग है ना, ये दूसरा भाग क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। ये तीसरा भाग यहाँ पर प्रोटीन बना रहा है, लेकिन ये वाले पार्ट प्रोटीन नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटीन बना रहे हैं ना, ये क्या हो जाएंगे भाई, ये सभी जीन हो जाएंगे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं भाई, जीन, प्रत्येक जीन डीएनए होती है क्या, यानी कि दो शब्द लिखे हमने। जीन का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जीन डीएनए होती है, प्रत्येक जीन डीएनए होती है। और एक यहाँ पर लिखा मैंने, जीन से संबंधित ही दूसरा शब्द लिखा कि प्रत्येक डीएनए जीन नहीं होता है। देखिए भाई, यहाँ पे समझ में आ जाएगा ये चीज़ भाई। जो यहाँ पर सेकंड नंबर का जो डीएनए का भाग है, ये क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। और यहाँ पर थर्ड नंबर की डीएनए का भाग है, ये प्रोटीन बना रहा है, ठीक है ना। और जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसको हमने क्या कहा, जीन कहा है। जो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है उसको हमने जीन कहा है। तो इसलिए कह सकते हैं भाई, प्रत्येक जीन जो होता है, मतलब जो जीन यहाँ पर है कि जो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है वो जीन है, तो प्रत्येक जीन है वो डीएनए होती है।
क्योंकि डीएनए का ये भाग होता है एक, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक डीएनए जो होता है वो जीन होता है। मतलब डीएनए का ये भाग जीन थोड़ी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रहा है, तो इसको हम जीन नहीं कहेंगे। तो ये शब्द दोनों ही याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए भाई आगे हम ना क्या करते हैं, आगे हम बात करते हैं जो मुख्य शब्द आते हैं आपके जेनेटिक्स के अंतर्गत, उन शब्दों को क्लियर करते हैं। पहला शब्द यहाँ पर जो आता है वो युग्म विकल्पी का आता है भाई, एलील्स का आता है। पहला शब्द जो आता है युग्म विकल्पी का आता है, युग्म विकल्पी। पहला शब्द युग्म विकल्पी का आता है जिसे हम एलील्स कहते हैं, एलील्स, या फुल फॉर्म हो जाएगी एलिलोमॉर्फ हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है भाई, एलील्स का मतलब क्या होता है। देखिए हम सामान्यतः बात करते हैं, सामान्यतः हम बात करते हैं युग्म विकल्पी का मतलब, ये एक बार शब्द किसने दिया ये याद रख लीजिए भाई, शब्द किसने दिया ये लिख लीजिए यहाँ पर। तो ये शब्द बैटसन के द्वारा ही दिया गया था, ये शब्द बैटसन ने दिया था, युग्म विकल्पी शब्द। तो इसका मतलब क्या होता है, हम सामान्यतः पढ़ते हैं भाई कोई भी जीन है उसके ऊपर जो रूप पाए जाते हैं उस जीन के, एकांतरिक जो स्वरूप पाए जाते हैं उस जीन के, उसको ही हम युग्म विकल्पी कहते हैं। तो ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं भाई, ये जरूर याद रख लेना कि हम इसके अंतर्गत हम बात करें तो जैसे ये आपके जो गुणसूत्र हो गए भाई, ये गुणसूत्र हैं, और इन्हें हम माने तो समजात गुणसूत्र हम कह सकते हैं, ठीक है, समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र कहते हैं। तो समजात गुणसूत्र के ऊपर यहाँ पर देखिए भाई ये वाला जो भाग है ऊपर वाला, ये क्या कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, जीन है, ठीक है। इसका ये वाला भाग क्या कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब ये भी जीन है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला है, ये भी प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब ये भी जीन है। और ये वाला भाग भी प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब ये भी जीन है, ठीक है। तो कलर देख रहे थे, दूसरा कर देते हैं भाई, ठीक है, ये भी जीन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई आपकी। भाई जो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है उसको हमने क्या कहा, जीन कहा है, ठीक है। ये जीन क्या होते हैं, समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित हैं। तो इनके दो विकल्प आपको देखने को मिलते हैं, ये दोनों समजात गुणसूत्र, एक तो यहाँ पर आपको विकल्प देखने को मिलता है ये टी, और इसका विकल्प ये टी देखने को मिल सकता है। ये आपको कभी भी लिखे हुए नहीं मिलेंगे भाई। जैसे हम पढ़ते हैं भाई, जो आपका मेंडल है उन्होंने प्रयोग किया था भाई, स्टेम है तो स्टेम की जो लंबाई है, स्टेम की जो हाइट है, स्टेम की हाइट या लंबाई है, तो उस लंबाई की यहाँ नहीं, लंबाई एक लक्षण है और इस लक्षण के दो विकल्प हैं यहाँ पे, एक तो आपका लंबा हो जाएगा और एक आपका बौना हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी लक्षण है उसके दो विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं, एक तो लंबा और एक बौना। और ये जो हाइट है ना, इसका कंट्रोल कौन कर रही है, एक जीन कर रही है, एक जीन कर रही है, या इसे हम कारक भी कह सकते हैं मेंडल के अकॉर्डिंग, या फैक्टर भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब एक, या ये वाला जो है ये आपकी हाइट है, एक लक्षण। इस हाइट के दो विकल्प दे रखे हैं, या तो पादप लंबा हो सकता है या फिर बौना हो सकता है। ये जो विकल्प हैं इसको हमने कैपिटल टी से डिनोट कर दिया, इसको स्मॉल टी से। तो ये युग्म विकल्प ही हैं, किसके, इस लक्षण के। और इनका कंट्रोल कौन कर रहा है, एक जीन के द्वारा इसका कंट्रोल हो रहा है, एक जीन के द्वारा इसका कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए भाई, ये जो जीन है ना, ये जीन ये क्या कर रही है, एक हाइट की जीन है, ये भी आपकी हाइट की जीन है। और ये जो जीन कर रही है, मान लीजिए भाई दोनों ही जीन है, ये लंबाई के लक्षण को कंट्रोल कर रही है, लंबाई की युगल विकल्प को कंट्रोल कर रही है। तो ये कैपिटल टी हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से मैंने दो गुणसूत्र यहाँ पर और बना दिए, ये है, तो यहाँ पर ये वाली जो प्रोटीन है ये यहाँ पर क्या कर रही है, स्मॉल टी, ये वाली जो प्रोटीन है यहाँ पर कैपिटल टी है। तो इसका मतलब ये लक्षण तो आपकी हाइट का है, लेकिन ये किसका कंट्रोल कर रही है, लंबाई की, लंबेपन का कंट्रोल कर रही है, और ये आपके बोनेपन का कंट्रोल कर रही है। और दोनों ये क्या है, युग्म विकल्पी हैं भाई, ठीक है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे हम, परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे हम, एक बार इसको और समझ लीजिए भाई, एक बार और लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए।
एक बार और इसको हम कर लेते हैं एलील्स या युग्म विकल्पी, कि मान लीजिए भाई ये दो आपके समजात गुणसूत्र हैं, इस समजात गुणसूत्र पर यहाँ पर आपके युग्म विकल्प उपस्थित है, ये आपका कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी, ठीक है, और ये आपका स्मॉल टी हो गया भाई, ठीक है। लेकिन ये है कहाँ, समजात गुणसूत्र पर। समजात गुणसूत्र पर एकांतरित रूप से जो विकल्प उपस्थित होते हैं लक्षण के, वो क्या कहलाएंगे भाई, युग्म विकल्पी कहलाएंगे। तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो देख लीजिए भाई, इसकी परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे कि एक ही जीन के विपर्यासी रूप हैं ये, एक ही जीन के विपर्यासी रूप हैं, एक ही जीन के विपर्यासी रूप हैं। इनमें न्यूक्लियोटाइड में भिन्नता किस में होगी, देखिए हमने ये लिखा है कि भाई ये समजात गुणसूत्र हैं, इसके ऊपर कैपिटल टी होता है, इसके ऊपर स्मॉल टी होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा भाई ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी है। इसमें क्या होगा, आपको मैंने बताया कि जीन में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है, तो उस न्यूक्लियोटाइड के क्रम में भिन्नता पाई जाएगी भाई, यानी कि इनके न्यूक्लियोटाइड क्रम में भिन्नता मिलेगी, न्यूक्लियोटाइड क्रम में भिन्नता मिलेगी, न्यूक्लियोटाइड क्रम में भिन्नता पाई जाएगी, और इसी कारण से इनको हमने कैपिटल टी स्मॉल टी नाम दिया है। तो ये लिख सकते हैं भाई, एक जीन के युग्म विकल्पी समजात गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, एक जीन के युग्म विकल्पी, एक जीन के युग्म विकल्पी समजात गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। समजात गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। और वैसे किताबी डेफिनेशन आप याद करना चाहो तो किताबी डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि इसमें हो जाएगा, एक जीन के एकांतरिक स्वरूपों को जो समजात गुणसूत्र पर समान स्थल पर पाए जाते हैं वो एलील कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये समजात गुणसूत्र हो गई, ये समजात गुणसूत्र हो गई, और इनके ऊपर जब हम देखते हैं तो ये युग्म विकल्पी हो जाएंगे आपके, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये आपका स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी। ये हमने लिखा कैसे कि इनके अंदर जो हैं इनके न्यूक्लियोटाइड क्रम में अंतर पाया जाता है, इस कारण हमने कैपिटल टी स्मॉल टी है अलग अलग लिखा है। तो शायद आपका ये तो क्लियर हो गया। अब युग्म विकल्पी क्या होता है कि कोई भी लक्षण है, उस लक्षण को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर होते हैं, सॉरी कंट्रोल करने के लिए एक जीन होता है, लेकिन उस जो लक्षण है उसके दो विकल्प होते हैं, एक तो लंबा और एक बोना, या फिर और भी लक्षण हो सकते हैं भाई, जैसे हमारे बाल हैं तो काले और भूरे, इस प्रकार से, तो लंबा और बोना होता है। ये जो विकल्प होते हैं ना, ये समजात गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, समजात गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। और इनमें भिन्नता कैसे आई कि इनके न्यूक्लियोटाइड क्रम में भिन्नता देखने को मिलती है, इस कारण दोनों डिफरेंस होते हैं। तो एक जीन के युग्म विकल्पी जो समजात गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, या फिर किताबी लैंग्वेज याद रख सकते हैं भाई, एकांतरित स्वरूपों को जो समजात गुणसूत्रों पर समान स्थल पर पाए जाते हैं उन्हें एलील्स कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं समयुग्म की बात करते हैं भाई, समयुग्म की नेक्स्ट क्लास में देखें क्या, चलो ये आगे वाला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की जो क्लास है थोड़ी सी लंबी हो गई है, नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा से कर लेंगे अगर समझ में नहीं आया तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।